आया माँ। राजीव ने चिढ़ते हुए कहा था। आया माँ, कब तक आया माँ की उंगली पकड़कर चलती रहोगी? एकांत के क्षणों में अनायास ही आया माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। कितना अपना तो प्यार दिया था आया माँ ने। अपनी गोदी में खिलाकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो आया माँ ने दुनियादारी अच्छे बुरे का ज्ञान कराया। तो आया माँ ने मुझे क्यों मम्मी ने अपने से दूर कर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इतना बड़ा तो घर था, मेरे लिए घर में जगह नहीं थी तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में आया माँ के साथ ही रह लेती, लेकिन मम्मी के निर्णय के आगे किसी की नहीं चलती। आया माँ ने भी तो बहुत कहा था मम्मी से, पापा को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, महीनों घर से बाहर रहते। मम्मी भी एक कंपनी में नौकरी करती हैं, इसीलिए इन दोनों को तो मेरे साथ बैठकर दो बातें करने का समय नहीं था। यदा कदा उनका चेहरा ही देख लिया करती थी तो उनसे भी मुझे मम्मी ने दूर कर दिया। पापा आएंगे और मुझे नहीं देखेंगे तब एक बार तो ज़रूर पूछेंगे आया माँ से, मेरी दुलारी बिटिया कहाँ है, लेकिन शायद नहीं भी पूछें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का जो माहौल चल रहा था उससे ऐसा लगता ही था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हाय स्वीटी, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? पीरियड तो कब का ख़त्म हो गया। हड़बड़ाकर जब मैंने क्लासरूम में चारों तरफ निगाह डाली तो पूरी क्लास खाली पड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बेटी, अभी तू छोटी है इसीलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती है वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है। देहरादून के एक महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। दिन का समय तो स्कूल की पढ़ाई, खेलकूद और सहेलियों के साथ गपशप में निकल जाता था, लेकिन रात में अकेलापन बहुत अखरता था। हॉस्टल में हर एक छात्र छात्रा के लिए सभी सुविधाओं से युक्त अलग अलग रूम थे। मैं पढ़ने में होशियार थी, साथ ही टीचर, स्टाफ और स्कूल में भी सभी की चहेती थी। अपने मधुर व्यवहार और शालीनता के लिए मैं जानी जाती थी। ये सब चीज़ें मुझे विरासत में आया माँ से ही मिली थी। कितना चाहती थी मुझे आया माँ। क्या मेरे बिना आया माँ को अच्छा लग रहा होगा? दिल्ली से देहरादून आए 5 महीने बीत गए थे। अब तक मैं यहाँ के माहौल में काफ़ी हद तक अपने आप को ढाल चुकी थी। यदा कदा आया माँ का ही फ़ोन आ जाता था, फिर आड़ी टेढ़ी लकीरों में आया माँ की चिट्ठी। आया माँ के लाड दुलार में कितना अपनत्व था। जब वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे गाल, होठ और माथे पर गरम गरम चुम्बन देती तो मैं मम्मी के उस रूखे सूखे प्यार को भूल जाती थी। उस समय मेरा बाल सुलभन मन यही समझता था कि चुम्बन आलिंगन से ही सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति होती है। मैं तरसती रहती थी मम्मी और पापा से उस प्यार को पाने के लिए। मैं बगीचे से गीली काली मिट्टी में सने पैरों से ही आया माँ की गोद में चढ़ जाती थी और उनकी सफ़ेद धोती में कीचड़ लग जाता था। तब आया माँ दत्त गंदी यह कहकर मुझे अपने आलिंगन में कस लेती थी। एक बार मैं मम्मी की गोद में भी इसी तरह चढ़ गई थी। तो मम्मी ने आया माँ को बुलाकर जिस तरह डांटा था वह मुझे आज भी याद है। मम्मी आया माँ को कह रही थी, मूर्ख औरत, बेबी को इतने दिनों में यह भी नहीं समझाया कि गंदे पैरों से किसी की गोद में नहीं चढ़ते। मेरी कोसा की साड़ी खराब कर दी, जानती नहीं इसको धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं। आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारी पगार से पैसे काट लूँगी। इसी के साथ मेरे गाल पर भी एक चांटा पड़ा था और मम्मी ने कहा था, इस चांटे की मार याद रखना और कभी भी मेरी गोदी में गंदे पैर नहीं चढ़ना। आया माँ थर थर काँप रही थीं। फिर मुझे गोद में उठाकर अंदर के कमरे में चली गईं। मम्मी की 5 उंगलियां मेरे गाल पर उभर आई थीं, जिन्हें सहलाकर आया माँ दर्द कम करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके दिल का दर्द मैं अच्छी तरह आज महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता रहता है कि मैं मम्मी और पापा की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। पापा की जगह जहाँ मेरे भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता थी, वहीं मम्मी मुझे हमेशा उपेक्षित करती, बात बात पर मुझ में कमी निकालती। ऐसे माहौल में सिर्फ आया माँ ही ऐसी थीं जो सभी तरह से एक संतुलन बनाकर मुझे पाल रही थीं। आया माँ की बातें उपेक्षित वातावरण में भी जीने का एक सवाल थीं। धीरे धीरे मैं बड़ी होती जा रही थी और कुछ कुछ समझने भी लगी थी,
पापा चाहते थे कि मैं मम्मी नौकरी न करें, घर में रहकर मुझे संभालें, लेकिन मम्मी इसके लिए तैयार नहीं थीं। वह मुझे आया माँ के भरोसे छोड़कर निश्चिंत थीं। जब भी पापा घर में रहते उन दोनों में लड़ाई होती रहती। कभी पापा बिना खाना खाए चले जाते तो कभी मम्मी खाने की थाली को वैसा ही छोड़कर जाती। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी यह सब देखती रहती थी। तब आया माँ ही मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाती और कहती, बेबी ये सब चलता है, तुम चिंता मत करो। साहब और मैम साहब का झगड़ा तो चलता रहता है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं अपने आप में मगन हो जाती थी। समय अबाध गति से गुजर रहा था। घर में घटनाक्रम तेजी से घूम रहा था। मेरे यहाँ आने के बाद एक दो बार ही मम्मी पापा औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। हाँ, आया माँ जरूर हर महीने आया करती थी। बाल अवस्था को हृदय में समेटे अब मैं युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंच गई थी और देहरादून में ही एक कॉलेज में पढ़ने लगी थी। यहाँ मैं राजीव की तरफ आकर्षित हुई। राजीव हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। वह भी मुझे प्यार करता था। यदा कदा हम लोग अकेले में मिलते थे। एक दिन राजीव ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर करीब आने की कोशिश की। एक क्षण के लिए मुझे राजीव का इस तरह करीब आना अच्छा लगा, लेकिन फिर आया माँ की सिखाई दुनियादारी ने मुझे हाथ पीछे खींच लेने को प्रेरित किया। अतीत के उस घटनाक्रम को भी आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। पापा जब भी बिजनेस के लिए शहर से बाहर रहते, मम्मी के ऑफिस के खन्ना अंकल घर आते रहते थे। मेरे लिए खन्ना अंकल खूब सारी टॉफियाँ, खिलौने और कपड़े लाया करते थे। वह घर आते ही जोर से डॉय स्वीटी कहते थे। उनकी आवाज़ से मेरे कमरे से बाहर निकलने के पहले मम्मी आ जाती थीं और फिर दोनों कमरे में चले जाते थे। एक बार कमरे का दरवाज़ा नहीं लगा था, मैं उधर से निकल रही थी। मैंने देखा कि मम्मी और अंकल एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा बाल सुलभन मन इतना ही सोच सका था, काश मम्मी और अंकल की शादी हुई होती। साथ ही मुझे आया माँ के वे गरम गरम चुम्बन और आलिंगन याद आ गए। जब मैं बहुत उदास हो जाती थी तब आया माँ मुझे हंसाने के लिए अंग भर में भरकर चुम्बन से मेरा चेहरा भर दिया करती थी। मैं समझती थी कि चुम्बन लेने और आलिंगन करने को ही प्यार करना कहते हैं। मम्मी और पापा के हमेशा लड़ाई झगड़े से मैं परेशान रहती थी, इसीलिए इंतज़ार ही करती रहती थी कि कब पापा बाहर जाएं और खन्ना अंकल घर आएं। एक बार आया माँ इस बात का जिक्र करने पर उन्होंने कहा था, बेटी अभी तू छोटी है इसीलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे तू खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती है वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है। समाज इसे स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए खन्ना अंकल और मैम साहब चोरी छुपे मिलते हैं। लेकिन बेटी मैं तुझ में अच्छे संस्कार डालना चाहती हूँ, इसीलिए बेटी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। खन्ना अंकल और मैम साहब के इस मेलजोल पर सभी उंगली उठाते हैं, लेकिन बेटी अपने को क्या, हम तो एक आया माँ हैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी तुम्हें अच्छे से पालना और अच्छे संस्कार ही डालना है। क्या हुआ स्वीटी? राजीव की आवाज़ से मैं चौंक गई थी। मैंने दृढ़ता से कहा, राजीव यह सही है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आया माँ के बताए अनुसार अभी यह उचित नहीं है। राजीव ने चिढ़ते हुए कहा था, आया माँ कब तक आया माँ की उंगली पकड़कर चलती रहोगी? अरे तुम पूरी तरह स्वच्छंद हो, ना तुम्हें अपनी मम्मी का डर है ना पापा का। खाओ पियो और मौज करो, यही तो जिंदगी है। फिर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे पापा की होकर नहीं रह सकी, इसीलिए नैतिकता अनैतिकता की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं अब तक अपने आप पर काबू रखे हुए थी, लेकिन आया माँ के बारे में राजीव की बात से मैं विफर गई। बोली, राजीव तुम्हें अपना समझते हुए मैंने अपने घर की बातें बताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ही उसका उदाहरण दो। अच्छा है कि तुम पढ़ाई पूरी कर गए, आया माँ से मेरा हाथ मांगना। अच्छा, गुड बाय। एक झटके से मैं उठकर अपने रूम में आ गई थी और खूब देर तक रोती रही थी। आज अचानक आया माँ को देखकर मैं उनके गले लग गई और राजीव के साथ घटी पूरी घटना को उनको बताई। आया माँ ने मुझे धीरज बंधाते हुए सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। राजीव कह रहा था, आया माँ आप मेरे लिए भी पूजनीय हैं। स्वीटी को आपने जो संस्कार दिए हैं वो प्रशंसनीय हैं।
मेरी कसौटी पर स्वीटी खरी उतरी है। इस साल फाइनल होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपके पास स्वीटी का हाथ मांगने आऊँगा। आया माँ महसूस कर रही थीं कि इस दुनिया में अकेले होने पर भी वे अकेली नहीं हैं। उन्हें स्वीटी जैसी बेटी मिली है जिसने अपनी मम्मी से ज़्यादा अधिकार देकर उनका सिर ऊंचा कर दिया है। मेरी शादी की बात सुनकर भी मम्मी ने खास ध्यान नहीं दिया। पापा से तलाक होने के बाद कोर्ट ने ज़बरदस्ती मुझको मम्मी के गले बांध दिया था, लेकिन देखभाल तो आया माँ ही कर रही थी। एक सादे समारोह में मेरी और राजीव की शादी हो रही थी। आया माँ खुश थी कि माँ की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी आज वह भली पूत हो रही है और मैं एक ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ साहब मेम साहब के जीवन में घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विदाई के समय राजीव और मैंने आया माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगकर रोने लगी। माँ तुम मेरी माँ हो, आया माँ नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।